हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर, योर केमिस्ट्री गुरु। लास्ट जो आपने मेरा लेक्चर देख लिया है उसके अंदर जो डिफरेंट मॉडल हैं एटम के, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया बोहर का एटॉमिक मॉडल है, जिसके ऊपर बेस्ड एवरी ईयर एक प्रॉब्लम तो जनरली एग्जाम में आ ही जाती है। रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन, ये सब आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस लेक्चर में आज सबसे पहले हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल में हमने रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में जो पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको यहां पर पूछा गया है कि जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसका रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला देखिए, ये हमने पढ़ा है 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। जेड ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, और जो एन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट गिवन है तो एन भी 1 है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, रेडियस लिख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा रेडियस, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की है, दैट्स वाई R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर बाय 1 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो मुझे ऑप्शंस गिवन हैं, ऑल आर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिनके वेरियस ऑर्बिट्स गिवन है, तो 1 बाय 1 हम इनके रेडियस को इक्वेशन 1 से मैच करके देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए, इट इज हीलियम प्लस n इज इक्वल टू 2, ऑब्वियसली Z 2 है क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है। तो देयरफॉर सेकेंड ऑर्बिट मतलब R2 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, तो 4/2 एंगस्ट्रॉम। क्या इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के इक्वल है? नो। सिमिलरली वी हैव ऑप्शन नंबर बी, इट इज लिथियम प्लस 2। लिथियम प्लस 2, इट इज n इज इक्वल टू 2, और ऑब्वियसली इसका जो एटॉमिक नंबर है Z, वो 3 है। तो इसका मतलब मैं यहां पे R2 कैलकुलेट करूंगा, विच इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4/3 n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। क्या इक्वेशन नंबर 1 और 3 इक्वल है? नो। ऐसे ही मैं सी ऑप्शन को चेक करता हूं। सी ऑप्शन में अगेन लिथियम प्लस 2 इज गिवन, बट दिस टाइम n इज इक्वल टू 3, Z तो 3 है ही, इट मींस R3 इट इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर 9/3 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, क्या इक्वेशन नंबर 1 4 के इक्वल है? नो, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहां अब मैं डी ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूं। तो डी ऑप्शन, इट इज बेरिलियम प्लस 3, एंड विच ऑर्बिट इज गिवन, n इज इक्वल टू 2। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर बेरिलियम का? इट इज 4। तो दैट्स वाई इट इज R2 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, दैट इज 4/4 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, इसको इक्वेशन 5 कह देते हैं। क्या ये वैल्यू इक्वेशन 1 के इक्वल है? हाँ, 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो 1 इज इक्वल टू 5। तो जो हमसे पूछा गया था, इनमें से कौन से ऐसा स्पीसीज है जिसके लिए जो n की वैल्यू गिवन है वो रेडियस फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेडियस के इक्वल होगी। तो दैट्स वाई विच आंसर इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो रेडियस का जो फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला हमको हमेशा प्रॉब्लम एग्जाम में दिला सकता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम में हमको गिवन है जो लिथियम प्लस 2 है, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। आपको लिथियम प्लस 2 के जो थर्ड बोहर ऑर्बिट है
उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो फॉर लिथियम +2 एटॉमिक नंबर इज व्हाट 3 एंड विच ऑर्बिट 3, इट मींस R3 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 9 डिवाइडेड बाय z, तो 3 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और जो आप ये 10⁻⁻10 मीटर देख रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.529 डिवाइड बाय 10। एक 10 को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इट इज नैनोमीटर, क्योंकि आपको आंसर्स नैनोमीटर में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा 0.0529 मल्टीप्लाई बाय 3 नैनोमीटर। दैट्स व्हाई विच आंसर इज करेक्ट, ये आपका आंसर बी होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि जो रेडियस है आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप खुद अटेंड करके देखें। प्रॉब्लम मैं पहले आपको समझा देता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। जो हाइड्रोजन एटम है उसके सेकंड और थर्ड जो बोहर ऑर्बिट हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए आपने आंसर को कैसे प्रेडिक्ट किया। फॉर हाइड्रोजन एटम, ऑब्वियसली इसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो 1 है। फिर सेकेंड ऑर्बिट, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया कि डिस्टेंस दैट इज रेडियस ही हमको चेक करनी है। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्बिट, इट इज सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 और ऑब्वियसली Z तो 1 है ही, तो R2 ये हो जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर 4 बाय Z, तो 1 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, एंड सिमिलरली जो n इज इक्वल टू 3 है तो इट इज थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए जो R3 हो जाएगा, इट इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो दिस टाइम इट इज 9 बाय 1 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो R3 है उसमें से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए ये है 9 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम माइनस 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो 0.529 तो कॉमन आ गया और 9 माइनस 4 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब 5 को 0.529 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल फाइंड रिजल्ट आता है 2.645 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, तो वेयर इज दिस आंसर, आंसर इज डी। ये देखिए डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने डी को ही टिक किया था क्या, चेक कर लीजिए अपने आंसर को। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मैं आ जाता हूं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मैं आ गया हूं। द डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इट्स n-1th बोहर रेडियस। द वैल्यू ऑफ n विल बी। तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट, चेक करते हैं। देखिए यहां जो गिवन है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ऑब्वियसली Z इज इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, n+1th ऑर्बिट एंड n-1th ऑर्बिट। इट इज 0.529 फॉर nth ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। Z तो 1 है। सिमिलरली फॉर n+1th इट इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय n+1 का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। यही होगा। ऐसे ही Rn-1 इट इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय n-1 का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो Rn+1 है, मतलब n+1th रेडियस माइनस nth ऑर्बिट का रेडियस इज इक्वल टू
n माइनस वनथ ऑर्बिट का रेडियस, ये इक्वल है। देखिए दोनों का डिफरेंस उसके इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 0.529 माइनस n स्क्वायर इंटू 0.529 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सभी में 0.529 कॉमन है, ये कैंसिल हो गया है ना। तो अब हम n प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर देंगे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ऐसे ही यहां पे प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, और जो n स्क्वायर है उसकी वैल्यू 2n प्लस 2n इट मींस 4n के इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इट इज फोर्थ ऑर्बिट। जैसे आपसे पूछा गया था कि n की वैल्यू बताइए, तो अगर मैं यहां पे ये rn प्लस 1 और rn माइनस 1 में n इज इक्वल टू 4 पुट कर दूं, तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा, और इसलिए दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका आंसर भी डी है क्या, चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को खुद अटेम्प्ट करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज मिनिमम, है ना। आपको यहां पर कुछ स्पीसीज गिवन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन एटम गिवन है, सेकंड में ट्रीटियम एटम, थर्ड में ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम, फोर्थ में डबली आयोनाइज लिथियम। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। हाँ स्टूडेंट, चेक करते हैं, देखिए जरा। फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन एटम, तो ऑब्वियसली फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट ऑर्बिट गिवन है n इज इक्वल टू 1, तो इसलिए R1 इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑप्शन ट्रीटियम एटम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। ट्रीटियम, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, तो Z तो 1 है। दे आर आइसोटोप्स, है ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो यहां पे R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर बाय 1 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली सी ऑप्शन ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम, इट मींस इट इज बेरिलियम प्लस 3। क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाँ, Z इसका 4 है और फर्स्ट ऑर्बिट गिवन है, तो इसलिए R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं रेडियस की वैल्यू ये 0.13 एंगस्ट्रॉम मिलती है। और ऐसे ही अगर मैं डी ऑप्शन के ऊपर आता हूं, इट इज डबली आयोनाइज लिथियम, इट मींस इट इज लिथियम प्लस 2, Z इज व्हाट, Z इज 3, n इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय Z, तो Z 3 है एंगस्ट्रॉम। इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी विल फाइंड रिजल्ट आता है 0.176 एंगस्ट्रॉम। तो मिनिमम पूछा गया था आपसे, तो विच वैल्यू इज मिनिमम, दिस वैल्यू इज मिनिमम 0.13 एंगस्ट्रॉम, और दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है, तो अपने आंसर को वेरीफाई करिए, आपने सी आंसर ही लिखा है क्या। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं, ये लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मैं आ गया हूं। इस प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है, इफ v1 v2 एंड v3 आर वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली, है ना, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। ऑप्शंस आपको गिवन है, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3, v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3, v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3, नन ऑफ द अबव। तो जो भी आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज इट्स वेलोसिटी गोइंग टू बी डिक्रीज, मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहां है, जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के
एकदम क्लोजेस्ट है, मैक्सिमम अट्रैक्शन इट मींस मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड एट इंफिनिटी दैट इज n इज इक्वल टू इंफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तो यहां पे हम बहुत इजीली जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा है Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड फॉर हाइड्रोजन एटम, Z1 है। तो देयरफॉर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी विल बी, it is V1 2.188 into 10 की पावर 6 1/1 मीटर पर सेकेंड। Similarly for second orbit it is n is equal to 2, V2 is equal to 2.188 into 10 की पावर 6 1/2 मीटर पर सेकेंड। And similarly for n is equal to 3, V3 is equal to 2.188 इंटू 10 की पावर 6 1/3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब क्या देख रहे हैं हम? ऑब्वियस है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और दैट्स व्हाई दिस शुड बी द करेक्ट रिलेशनशिप, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 एंड सो ऑन। तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, decreasing order of velocity of an electron in various orbits. So that's why which answer is correct? Here B is the correct answer. तो आपने भी देखिए B आंसर को ही टिक किया था क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम वेलोसिटी की देखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर देखिए मैं आ गया हूं। इस प्रॉब्लम में गिवन है if C is equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, then express velocity of an electron in first Bohr orbit of hydrogen atom in terms of speed of light. Means whatever the velocity of electron in first orbit of hydrogen atom, उसको हमको speed of light की terms में express करना है। We have options V1 is equal to C divided by 137, 137 into C और D none of the above। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम मैं बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूं, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो चेक करते हैं। यहां गिवन है फॉर हाइड्रोजन एटम इट मींस Z इज इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट बोर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी in first orbit of an electron 2.188 into 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। तो Z और n दोनों 1 है, दैट्स वाई 2.188 into 10 की पावर 6 1/1 मीटर पर सेकेंड। ओके, बट ये वेलोसिटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम ये भी जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड कैन वी राइट एज 3 into 10 की पावर 6 into 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। यस, वी कैन राइट 10 की पावर 8 को वी कैन राइट एज इन दिस मैनर। नाउ हियर 10 की पावर 6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखिए 10 की पावर 6 की वैल्यू C डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 2 हो गई। इट मींस C डिवाइडेड बाय 300 हो गया। ओके, और इस वैल्यू को जो 10 की पावर 6 की वैल्यू आई है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 10 raised to the power 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो व्हाट वी विल फाइंड, V1 2.188 इंटू 10 की पावर 6, तो इट इज C डिवाइडेड बाय 300। और कैन वी राइट एज, देखिए C डिवाइड बाय 300 डिवाइड बाय 2.188। यस,
दिस 2.188 प्रेजेंट इन न्यूमरेटर एक्चुअली, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वापस न्यूमरेटर में जाके इसी के इक्वल हो जाएगा। तो जब मैं 300 को 2.188 से डिवाइड करता हूं, वी विल फाइंड ये आता है C डिवाइडेड बाय 137। चेक करके देख सकते हैं आप इसको, और दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first Bohr orbit of hydrogen atom in terms of velocity of light. तो where is this answer? It is B. B is the correct answer. तो आपके आंसर को चेक करिए, आपने B आंसर ही मेंशन किया है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, आपको यहां पे कुछ कर्व्स गिवन है या स्ट्रेट लाइन गिवन है, may represent the speed of electron in a hydrogen atom as a function of principal quantum number n. Principal quantum number, it means orbit shell. Okay, तो अभी हम जो रिलेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, velocity of electron in nth orbit 2.188 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकेंड है। ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट बाय एन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है, फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 है, तो कांस्टेंट बाय एन के इक्वल वेलोसिटी है। इट मींस वेलोसिटी डिक्रीज होगी अगर एन इंक्रीज होगा, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट बाय एन वैल्यू है तो हमको कर्व मिलेगा। ये देखिए, ये वेलोसिटी और एन के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो जैसे ए वाला जो कर्व है वो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही जो डी वाला कर्व है वो भी क्या बता रहा है, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, ये भी रॉन्ग है। अब बी और सी में से ही करेक्ट आंसर है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एज एन गोइंग टू बी इंक्रीज, बट सी इज द करेक्ट आंसर। सी सही आंसर है। वाई? कर्व मिलेगा हमको, दिस इज कर्व। जो बी ऑप्शन है इट इज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकती। यहां पे कांस्टेंट डिवाइड बाय एन है हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू। ओके, तो दैट्स व्हाई विच आंसर इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट रिलेशन होता है कांस्टेंट बाय एन। दैट्स व्हाई वी हैव सी विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए अब हम एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हम एनर्जी के फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा ये बताना चाहूंगा जो जनरली पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, जो एनर्जी है फर्स्ट 4 बोहर ऑर्बिट्स की, ये तो तुमको टिप्स पर होनी चाहिए बच्चों। जैसे हम फॉर्मूला एनर्जी का लिखे हैं, En इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और या फिर इट इज 21.8 इंटू 10 की पावर -19 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल पर एटम, ये लिखा था। तो जनरली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछी जाती है, अगर जूल पर एटम में पूछ लेगा तो भी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, इट इज फर्स्ट ऑर्बिट, और वी कैन ऑल्सो डिफाइन ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर जो एनर्जी हो जाएगा ये हो जाएगा -13.6 Z स्क्वायर 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और दैट्स व्हाई इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एग्रीड? ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह n इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो ये सेकेंड ऑर्बिट, और वी कैन से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आप देखिए एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है n इज इक्वल टू 2। तो यहां पे E1 -13.6 Z स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 3 इट इज थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड ऑर्बिट, इसके लिए जब हम निकालेंगे इसको मैं अब E2 E3 ऐसे मेंशन करता जाऊंगा, क्योंकि E2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी, E3 मतलब थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी। तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो दिस शुड बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखिए, सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 4 इट इज फोर्थ ऑर्बिट और वी कैन से थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां E4 हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर 16 हो जाएगा ये। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे 13.6 डिवाइडेड बाय 16 तो ये वैल्यू आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जैसे मुझे याद है सेम टू सेम ऐसे आपको भी याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन के लिए स्पेशली, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही पूछा गया है और बाकी तो किसी के लिए भी पूछ लेगा। आप सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है सभी जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके ऊपर अप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हो, है ना। क्या हम एनर्जी डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, ये देखिए, जैसे सपोज हम यहां पे E2 माइनस E1 कैलकुलेट करते हैं। E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13.6 में से 3.4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है उसको सेकंड ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूं तो वी हैव टू सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, ऐसे ही यहां पे भी हम कुछ एनर्जी वैल्यूज लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे डेल्टा E अगर मैं E3 माइनस E1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो E3 इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आ जाएगी पर एटम। ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे E4 माइनस E2, E4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो रिजल्ट आएगा ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर हम एक लैडर के साथ इसको कंपेयर करें, ये घर पे रखी हुई लैडर और ये इसके स्टेप्स हैं, ये न्यूक्लियस है। ये देखिए ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं ये। ओके, ये n इज इक्वल टू 1 है फॉर विच एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। n इज इक्वल टू 2 फॉर विच एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। n इज इक्वल टू 3 फॉर विच एनर्जी इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। n is equal to 4 for which energy is -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेप में है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी हमेशा जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है उसके इक्वल होगी, है ना। इफ इलेक्ट्रॉन स्टे इन दिस ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकेंड ऑर्बिट में तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाना चाहता है तो इसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए यही अभी हमने डिस्कस किया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सर मैं इसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता तो फिर ये कौन से ऑर्बिट में जाता? क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो अभी हमने लिखा कि जो डेल्टा E है वो कितनी है, वो है
यहां पे हमने अभी कैलकुलेट की है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए, और हमने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, तो इट इज नीदर सुटेबल फॉर सेकेंड ऑर्बिट एंड नॉर सुटेबल फॉर थर्ड ऑर्बिट। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि अगर हम 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली ये सेकेंड ऑर्बिट तक तो पहुंच ही जाएगा, और जो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम अभी आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ के आए, है ना, कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विद 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में आ गया, और जो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, जहां पर वो डांस करता रहेगा, मतलब घूमता रहेगा। एग्रीड? तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ये बहुत यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट के लिए लिखा है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। ये देखिए, अब ऑब्वियस है कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में होता और उसको सेकंड ऑर्बिट में आना होता तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मींस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या कर देता, एमिट कर देता, और फिर वो फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ जाता। ऐसे ही थर्ड से फर्स्ट में आना है तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट कर देता। तो ये वैल्यूज हाइड्रोजन एटम के लिए एटलीस्ट आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो देखते हैं कुछ और एनर्जी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं जैसे एनर्जी के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ यहां पे शेयर करता हूं, मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबली खुद अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे यहां पे गिवन है द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन वुड डैश डैश टाइम्स द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले यहां एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इट इज En विच इज -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल पर एटम किसी में भी लिख सकते हो, कन्वीनियंट हमारे लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला रहेगा, -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो देयरफॉर सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम है इसके लिए यहां पर, क्योंकि टाइम्स द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अगर मुझे कोई भी ऑर्बिट गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा। तो n = 1 एंड z = 1। तो देयरफॉर यहां E1 जो हाइड्रोजन के लिए है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया। एंड सिमिलरली जो लिथियम +2 है z = 3 एंड फर्स्ट ऑर्बिट n = 1। देयरफॉर E1 इट इज -13.6 Z², तो ये तो 9 डिवाइड बाय 1² है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखिए, अब आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, मतलब जो E1 है लिथियम +2 का उसको कंपेयर करना है E1 ऑफ हाइड्रोजन। तो लिथियम +2 -13.6 × 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइड बाय जो हाइड्रोजन है इट इज -13.6। ये देखिए, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको चेक कर रहे हैं हम, तो हमको ये मिल रहा है E1 जो लिथियम +2 का है = 9 टाइम्स ऑफ E1 ऑफ हाइड्रोजन। तो यही आपको आंसर रिपोर्ट करना था बच्चों। विच आंसर इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यही आपका आंसर है या कुछ और चेक कर लीजिए जरा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ गया हूं। तो मुझे लग रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप अटेंड करने के बाद आप समझ रहे हैं कि रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी से रिलेटेड अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम मिलती है बोहर एटॉमिक मॉडल में तो मैं बहुत कंफर्टेबली उनको अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अभी खत्म नहीं हुई है प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बाकी। तो देखिए, रेशियो आपको पूछ रहा है E2 - E1 टू दैट ऑफ E4 - E3 फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट्स बताए ना मैं, 4 ऑर्बिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं बच्चों, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इनको रट लीजिए। इनसे रिलेटेड ही हो सकता है कि डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए और आप बहुत खुश हो जाएं, वाह यार एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम आ गई, तो हम कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम इसका Z1 है और E2 - E1, तो ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ऐसे E4 माइनस E3 इट मीन्स माइनस 0.85 माइनस 1.51। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं रिजल्ट आता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखिए, और रेशियो निकालना है आपको इनका। क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो। तो देयरफॉर मैं E2 माइनस E1 डिवाइड बाय E4 माइनस E3 कर दूंगा, तो ये 10.2 डिवाइड बाय 0.66, तो ये 15.47 आएगा अप्रोक्सीमेटली रेशो। तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे इसको 15 अज्यूम करना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए एनर्जी के ऊपर बेस्ड। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ गया हूं मैं, इसको चेक करते हैं। और मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो पहले आप खुद अटेंड करिएगा। द रेडियाई ऑफ 2 ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट्स of hydrogen atom are in the ratio 1:4. The energy difference between them may be, और इसके लिए आपको यहां पर ऑप्शंस गिवन हैं, तो पहले खुद बनाकर देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, आपने बनाया तो चेक करते हैं जरा। The radii of 2 of the first Bohr orbits of the hydrogen atom are in the ratio 1:4। तो फिर एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो रेडियस है 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम ऑब्वियसली Z1 है, तो देयरफॉर मैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 इनके लिए कैलकुलेट कर लेता हूं रेडियस। तो R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, R2 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 एंगस्ट्रॉम, R3 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 एंगस्ट्रॉम, R4 0.529 मल्टीप्लाई बाय 16 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो फर्स्ट 4 बोहर ऑर्बिट्स हैं इनमें से 2 का रेडियस रेशो 1:4 है। तो देखिए अगर मैं यहां पे R1 बाय R2 करता हूं, R1 बाय R2, तो रेशो 1:4 मिलता है। इसका मतलब मुझे जो एनर्जी डिफरेंस निकालना है वो E2 और E1 का निकालना है, जो ऑलरेडी हम अभी कैलकुलेट करके आ चुके हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या R1 और R3 का रेशो 1:4 है? नो, R1 और R4 का रेशो है। क्या ये 1:4 है? नो, 1/16 है। R1 की जगह अगर मैं यहां ले लूं R2 बाय R4, ये देखिए, तो फिर ये 4/16 मतलब 1/4 आ गया। ये देखिए, तो या तो R1 और R2 का रेशो 1/4 है या R2 और R4 का रेशो 1/4 है। तो इसका मतलब यहां E4 माइनस E2, तो E4 माइनस E2 इसका मतलब ये हो गया आपका जो एनर्जी डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं। ये देखिए 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो देखिए इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये 4 जो एनर्जी वैल्यूज हैं हाइड्रोजन एटम की और उनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो रट लीजिए। देखिए बार बार सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो इसलिए वेयर इज द करेक्ट आंसर? आंसर कहां सही है? ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं होप कर रहा हूं ये जो एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको क्लियर हो गई। आपको फॉर्मूला की एप्लीकेशन समझ में आ गया कि कैसे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ओके, ऐसे ही जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टाइम पीरियड और जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं जिसको हमने ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी भी बोला था, तो वो फॉर्मूलाज भी आपको टिप्स पर होने चाहिए। ओके, अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि मेरे लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एप्लीकेशंस एंड फॉर्मूलाज डिस्कस करता हुआ दिखूंगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, वो प्रॉब्लम भी आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स आपसे कंफर्टेबली बन गए, आपने इनको चेक कर लिया, अपना एनालिसिस कर लिया, ये आप जरूर करिएगा। तो अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।